देखिए, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में। इसकी अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जैसा आप नाम से समझ रहे हैं कि ज्वाला, ऐसा मुख जिससे क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है, यानी कि आग निकलती है। और ये आग जो होती है कहाँ से निकलती है, क्यों निकलती है, इसका कारण क्या है, कहाँ कहाँ पे निकलती है, इसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। मतलब पृथ्वी की सतह पर ऐसा मुख जिससे क्या निकलती है, आग। अब ये आग जो होती है, ये आग जो, ये किसकी होती है आग? ये एक्चुअल में पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं उनका क्या होता है, पिघला हुआ रूप होता है। इन चट्टानों का क्या होता है, पिघला हुआ रूप होता है। और ये जो चट्टानों का जो पिघला हुआ रूप है, पृथ्वी के अंदर जैसे आप जाते हैं, गहराई में अगर हम जाते हैं तो आपको पता है कि तापमान बढ़ता है, क्योंकि जो क्रस्ट है उस क्रस्ट के नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जिसे हम क्या कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल। वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर चट्टानें जो होती हैं नरम होती हैं। और होता क्या है कि जो समुद्री जल और जो वर्षा का जल जो है, समुद्री जल और वर्षा का जल जो है रिसकर एस्थेनोस्फेयर तक पहुंच जाता है। और वहाँ पर अंदर का जो तापमान है वो उस जल को किस में बदल देता है, वाष्प में बदल देता है। ये जो वाष्प है, वाष्प में जो है बहुत भयंकर तरीके से बोल सकते हैं कि वाष्प में काफ़ी ऊर्जा होती है, वाष्प में बहुत ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा जो है, ज्वालामुखी के जो अनेक कारण है आने के, उत्पत्ति के जो कारण है, उनमें से एक कारण यही जो वाष्प है, इसकी एनर्जी बनती है। ये जो वाष्प है बनने के बाद में आपको पता है पृथ्वी का जो ये एस्थेनोस्फेयर है, इसका जो एस्थेनोस्फेयर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ वर्षा का जल और समुद्र का जल जो है रिसकर यहाँ जलवाष्प में चेंज हो जाता है। और यहाँ की जो ये रॉक्स हैं, या ये कह सकते हैं जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या कर देता है, पिघला देता है। और ये पिघला हुआ जो पृथ्वी के अंदर ये जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको हम बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। अब ये जो मैग्मा है ये काफ़ी प्रेशर क्रिएट करता है यहाँ पे। और ये जो प्रेशर क्रिएट करने के बाद में इस प्रकार से एक नली के रूप में यहाँ पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उस तक पहुँच जाता है। बीच में ये क्या करता है, बीच में ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहीं पर कोई कमज़ोर सतह है, यहाँ कोई कमज़ोर भाग है, अंदर की तरफ यहाँ कमज़ोर भाग है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मैग्मा जो है इधर उधर में, ये जो मुख्य नली है, केंद्रीय जो मुख्य नली है, सेंट्रल जो ट्यूब है, उसके अलावा भी जो है ये एक तरीके से बोल सकते हैं जो परपोसी यानी कि जो पैरासाइट है, नलियां हैं, इनसे भी जो है ये मैग्मा बाहर आ सकता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये जो मैग्मा है, इस मैग्मा चेंबर से पृथ्वी की सतह तक आ जाता है। यानी कि ये आग है, एक्चुअल में क्या है, ये पिघली हुई चट्टानी है। और इनका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, यूँ बोल सकते हैं कि लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा जो तापमान इसका होता है। और इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी की सतह पर आकर ऐसे इकट्ठा होता जाता है। अगर ये जो लावा जो है, अगर ये गाढ़ा है, काफ़ी गाढ़ा है, यानी कि इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, इसमें सिलिका की मात्रा अगर ज़्यादा है तो इसको हम एसिडिक लावा बोलते हैं। ध्यान रखना कि ये जो पृथ्वी के अगर अंदर है, ये जो पिघला हुआ पदार्थ अगर पृथ्वी के अंदर है तो उसको हम मैग्मा कहते हैं। बाहर आकर ये मैग्मा नहीं कहलाएगा, बाहर आकर इसका जो नाम है इसको हम क्या कहेंगे, लावा। तो इस लावा का जो जमाव किस प्रकार से होता है, लावा का जमाव दो प्रकार से हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करता है, लावा की जो नेचर है उस पे डिपेंड करता है। अब लावा की नेचर किस पे आधारित होगी, लावा की जो नेचर है इसको कौन डिसाइड करेगा? तो लावा की नेचर जो है उसमें उपस्थित जो सिलिका की मात्रा है, SiO2 की मात्रा है, ये डिसाइड करती है। अगर SiO2 की मात्रा ज़्यादा है तो उस लावा को हम बोलेंगे एसिडिक। अगर और SiO2 की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो वो लावा एसिडिक होगा, गाढ़ा होगा। कैसा होगा, गाढ़ा होगा, पीला होगा। अगर ऐसी स्थिति है तो ये लावा जो है गाढ़ा होने की वजह से ज़्यादा दूर में नहीं बिखरेगा, इधर पास में ही इस प्रकार से क्या बनाएगा, एक शंकुनुमा संरचना बनाएगा। इसके विपरीत अगर जो लावा है, इसके विपरीत अगर लावा जो है उसमें सिलिका की मात्रा कम है, उसके सिलिका की मात्रा क्या है, कम है, सिलिका की मात्रा कम है, तो उसको हम कहेंगे अक्षारीय लावा। और सिलिका की मात्रा कम है तो ये लावा जो होगा वो पतला होगा। और पतला होने के कारण जो है ये लावा जो है ऐसे ज़्यादा जो है ऊंचाई पे नहीं जाके, और ये एक तरीके से बोल सकते हैं धरातल क्षैतिज रूप में जो है इसका जो है क्षैतिज जमा हो जाता है, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। और क्षैतिज जमा होने के बाद में आपको पता है इस स्थिति में क्या बनता है, क्या फॉर्मेशन होता है भाई, लावा जो है ये बाहर आएगा। और बाहर आने के बाद में ठंडा भी होगा, और ठंडा होने के बाद में आपको पता है चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाएगा भाई। तो है आग्नेय चट्टान के रूप में फॉर्मेशन होता है इसका ठंडा होने के बाद में।
तो ये पठार के रूप में अगर दरारी उद्भेदन है, वो सिलिका की मात्रा कम है, तो ये लावा जो है पठार की फॉर्मेशन में इस प्रकार से जमा हो जाता है सिलिका की मात्रा। तो ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं हम, देखो इस प्रकार से आपको ये दिखाया गया है, मैंने जो PDF है इसमें ज्वालामुखी। तो ऐसा मुख जो होता है जिससे क्या निकलती है, पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसा मुख जिससे निकलती है ज्वाला, आग। आग क्या है? चट्टानों, पिघली हुई चट्टानें। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसमें और क्या क्या निकलता है? डेफिनेटली जैसे आप देख सकते हो कि ज्वालामुखी का जो है ना, उसके साथ में सबसे पहले जो है जलवाष्प। क्योंकि कारण क्या है? कारण हो सकता है कि ये जो जलवाष्प है, यानी कि जो बारिश के पानी यहाँ पे गया है स्टेनोस्फीयर में, और इसकी अंदर की जो गर्मी है, पृथ्वी की जो अंदर की हीट है, उससे वेपर बनी है, जलवाष्प बनी है, और जलवाष्प के दबाव से यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ पे जो कमजोर सतह है वो टूटी है, और टूटने से क्या आया है, बाहर आया। तो सीधी सी बात है कि जो लावा होगा उसमें क्या होगी, जलवाष्प होगी। ये 90% से ज़्यादा जलवाष्प होगी इसमें, उत्तरदायी जो है ज्वालामुखी के आने के लिए उत्तरदायी। और ज्वालामुखी आएगा तो ये जलवाष्प भी बाहर आएगी, इसमें इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। फिर पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के साथ में कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, HCl, अमोनियम क्लोराइड जैसी गैसें भी है जो है बाहर निकलती हैं। काफ़ी मात्रा में आपको पता है धुआं और राख भी निकलती है, राख काफ़ी मात्रा में निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वहाँ पर इस धुएं और राख की वजह से ही बहुत सारी जो है वायुयान को उड़ाने संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वायुयान संबंधी जो सेवाएं हैं, वायु सेवा जो है वो बंद कर दी जाती है उन इलाकों में, ऐसा आपने सुना होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि अंदर की तरफ जो होता है, जब पृथ्वी के अंदर होता है, ये भूगर्भ में होता है तो मैग्मा कहलाता है। बाहर आने के बाद में इसको लावा कह देते हैं। लावा जो होता है अपनी प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार का, अम्लीय लावा उसको कहते हैं जिसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सिलिका मतलब यही अपनी मिट्टी। और गाढ़ा जो होता है ये पीला होता है। दूसरा, अगर इसमें लावा जो है क्षारीय लावा कहते हैं इसको, इसमें क्या होती है, SiO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। SiO2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है, पतला होता है, काला होता है। इसके अलावा धूल कण राखी होती है, मैंने बता दिया। यहाँ पर यह पूछा जाता है कि लेपिली, इसमें क्या होते हैं, ज्वालामुखी के साथ में आपको पता है मटर के दाने के समान अगर चट्टान के टुकड़े निकलते हैं तो उनको हम लेपिली कहते हैं। सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि लेपिली क्या है, तो मटर के दाने के समान जो आपको पता है संरचनाएं वो कहलाती हैं लेपिली। इसके अलावा नुकीले जो खंड होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे जो चट्टानों के खंड हैं ज्वालामुखी के साथ आने वाले, वो जो हैं आपस में जुड़कर ऐसी नुकीली संरचना बना लेते हैं। सीधा याद रखना, हमको उसको ब्रेसिया बोलते हैं। और कुछ क्या होते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं, जो पानी पर तैर भी सकते हैं, उनको हम प्यूमिस बोलते हैं। और कुछ बड़े चट्टान जैसे पत्थरनुमा संरचनाएं होती हैं, बड़ी चट्टानें होती हैं, और उनका व्यास जो है कुछ सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है, उनको हम पायरोक्लास्ट या ज्वालामुखी बम कहते हैं। तो ये हमने बात की ज्वालामुखी के बारे में सामान्य, कि ज्वालामुखी के साथ में क्या क्या निकलता है। अगली बात हम करते हैं ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण। तो भाई उत्पत्ति का कारण जो है, उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति का कारण सीधा सीधा है, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। उत्पत्ति का जो है कारण माना जाता है क्योंकि ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो और भूकंप यानी कि अर्थक्वेक और ये प्लेट टेक्टोनिक, ये आपस में क्या है, ये सारे टॉपिक जो है आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं। तो यहाँ इसको ज्वालामुखी को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक को समझना होता है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जो है ज्वालामुखी की उत्पत्ति के जो कारण हैं, उनमें से जो सबसे अच्छी व्याख्या जो करता है वो प्लेट टेक्टोनिक करता है। प्लेट टेक्टोनिक के बारे में हम आगे बात करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक में सीधा है कि हमारी पृथ्वी का जो एक स्थलीय भाग है अलग अलग किसमें बना हुआ है, प्लेटों में बना हुआ है, प्लेटों में विभाजित है एक तरीके से। ये प्लेट ऐसा बताया जाता है कि ये जो स्टेनोस्फीयर है, इस पर हमारी जो ये प्लेटें हैं ये तैर रही हैं। जैसे हमारा जो ये महाद्वीपीय भाग है, जैसे हमारी जो बड़ी प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें जो हैं गतिशील हैं। आपको पता ही है कि हमारी जो पहले जो है संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल का भाग था वो एक जगह था, जिसको हमने पेंजिया कहा था, और समस्त जो पानी का भाग था वो एक जगह था। तो निश्चित रूप से आप ये विश्व का अगर मैप भी देखोगे और ये जो महाद्वीप हैं उनको अगर आपस में पास में सटाने का प्रयास करोगे या देखोगे, तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि निश्चित रूप से ये हो सकता है कि ये जो सभी महाद्वीप थे, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो समस्त स्थल वाला भाग था वो एक समय जुड़ा हुआ था, और बहुत लंबे समय से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे गति कर रहा है, और आज भी गतिशील है। मतलब ये प्लेटें जो हैं आपस में क्या कर रही हैं, गति कर रही हैं। तो इन प्लेटों के गति करने के कारण क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ प्लेटें जो होती हैं,
उनकी गति इस प्रकार से होती है कि दो प्लेटें जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं। तो एक दूसरे की ओर आएंगी तो सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा घनत्व जिस प्लेट का होगा, जिस प्लेट का घनत्व ज़्यादा होगा, वो जो है कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे, कम घनत्व प्लेटों के नीचे दब जाएगी। और दबने से निश्चित रूप से वहाँ क्या होगा, ये जो चट्टानें पिघल लेंगी, पिघल के इसमें मैग्मा में चेंज होंगी, और मैग्मा में चेंज होने के बाद में लावा के रूप में इनका फॉर्मेशन होकर बाहर आएंगी, ज्वालामुखी का कारण बनेंगी। कुछ प्लेटें जो होती हैं क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं। दूर जाने वाली जो प्लेटें हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव। मतलब उनसे क्या होता है, दूर जाएंगी, तो आपको पता है कि ये आपस में दूर जाएंगी तो ये जो बीच वाला भाग है इससे क्या निकलेगा, इससे लावा निकलेगा। लावा निकलेगा तो लावा निकल के, लावा जब ठंडा होगा तो यहाँ पे चट्टान का फॉर्मेशन करेगा, या एक तरीके से कह सकते हैं कटक का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमारा जो अटलांटिक ओशियन है उसके बीचों बीच में, अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच में एक मध्य महासागरीय कटक है, काफ़ी लंबा चौड़ा। तो उसका कारण क्या है, उस कटक के बनने का कारण क्या है कि ये प्लेट जो हैं उनका कन्वर्जेंट, दूसरे प्लेट किनारे होते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में विनाशात्मक, विनाशात्मक मैंने आपको पहले बताया वही है कि जब प्लेटें एक दूसरे के ओर की सकती हैं, एक प्लेटों की गति इस प्रकार से होती है कि वो एक दूसरे की ओर आ रही है। जैसे एक एग्जांपल है प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है ये आपको पता है जो अमेरिकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, उसकी ओर क्या कर रही है, ऐसे खिसक रही है आपस में, दोनों मतलब ये आपस में एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो पास आने की स्थिति में क्या होता है, पास आने की स्थिति में जो जिसका घनत्व प्लेट का अधिक है, जिस प्लेट का घनत्व अधिक है वह प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जो है एक तरीके से कह सकते हैं अवक्षेपित हो जाती है, दब जाती है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक जो है इस प्रकार से ये ज्वालामुखी की जो है उत्पत्ति की, ज्वालामुखी की उत्पत्ति की क्या करता है, अच्छी तरीके से व्याख्या करता है। बाकी ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं इनके पक्ष में क्या है कि एक्चुअल में इनका वास्तविक कारण क्या है इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, एक अनुमान लगाते हैं, और ये निश्चित रूप से इसको गलत भी नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं उत्पत्ति के कारण की। तो उत्पत्ति के कारणों में पहला कारण हमने देखा कि ये जो वाटर वेपर है, जलवाष्प जो है, ये रिस के, समुद्र का पानी रिस के, वर्षा का पानी रिस के जो है अंदर भूगर्भ में एस्टेनोस्फीयर तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। वहाँ पर क्या होता है, ये जल जो है गर्मी के कारण किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है। ये वेपर प्रेशर देती है, और प्रेशर से क्या होता है, ये चट्टानें यहाँ पे पिघल जाती हैं, और एक समय जब आता है तो ये प्रेशर से क्या होती हैं, कठोर चट्टानें जो फूट के जो है इरप्शन का कारण बन जाती है। भूकंप, जहाँ पे भूकंप, यानी पहले बताया था भूकंप और जो ज्वालामुखी है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे से क्या है, संबंधित हैं। निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ज्वालामुखी आते हैं वहाँ पर क्या आता है, भूकंप भी आता है, और जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी। भूकंप में क्या होता है, भूकंप में आपको पता है हमारी जो क्रस्ट है उसमें क्या पड़ जाती है, दरार। तो दरार पड़ने पर तो ज्वालामुखी को तो चाहिए क्या, ज्वालामुखी को तो भाई दरार ही चाहिए, उसको तो बाहर निकलने के लिए, जो अंदर का जो पिघला हुआ मैग्मा है उसको तो बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। तो भूकंप उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। तो निश्चित रूप से जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ पे ज्वालामुखी आने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो भूकंप जो है उत्पत्ति का कारण हो सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक। तो प्लेट टेक्टोनिक में आपको पता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, मतलब प्लेटें जो होती हैं अभिसारी प्रकृति की होती है। कन्वर्जेंट, अभिसारी एक दूसरे की ओर आती हैं। दूसरी होती है डाइवर्जेंट, जो अपसारी बोलते हैं, जो क्या करती हैं, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। स्थिति में क्या होता है, ज्वालामुखी आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। तो ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात करें तो ज्वालामुखी को जो है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावा की प्रकृति के आधार पर कि अगर लावा जो है ऐसे एक नली के रूप में निकलता है, ऐसे एक नली के रूप में अगर ये स्टेनोस्फीयर से बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, उसको तो हम बोल देते हैं केंद्रीय उद्गार। और दरारी उद्गार का मतलब ये होता है कि पृथ्वी की ऐसे सतह जो क्रस्ट जो है वो ऐसे दरार के रूप में। और ये दरारी उद्भेदन आपको पता है कब होगा, दरारी उद्भेदन तो है अक्षारीय लावा। जब लावा क्या होगा, लावा की प्रकृति दरारी उद्गार की स्थिति में अक्षारीय लावा बाहर निकलता है, ये बोल सकते हैं एक तरीके से। केंद्रीय उद्गार में जैसा लिखा हुआ है मेरा कि लावा संक्रिय नली से भयंकर विस्फोट के साथ में, ये बहुत खतरनाक होता है और अत्यधिक तीव्रता से निकलता है, और इस स्थिति में क्या बनता है, पर्वत बनता है। जबकि दरारी उद्गार की स्थिति में क्या होता है, स्लो लावा जो निकलता है वो स्लोली निकलता है, दरार से निकलता है, और इस स्थिति में क्या होता है, पठार का निर्माण होता है। इस स्थिति में क्या होता है, जैसे अपने भारत में, जैसे यूएसए में जो कोलंबिया का पठार है, ये एक तरीके से दरारी उद्गार का ही एग्जाम्पल है। दक्कन का पठार है जो दरारी उद्गार से ही बना है। लोकी ज्वालामुखी जो आइसलैंड का है ये भी दरारी उद्गार से बना है। केंद्रीय उद्गार से, तो देखो केंद्रीय उद्गार से अगर
इस प्रकार के ज्वालामुखी जिसमें उद्गार कैसा है, मतलब विस्फोट कैसा है, इरप्शन कैसा है, इरप्शन कैसा है, इसे एक नली के रूप में। अब सीधी सी बात है कि भाई नली के रूप में अगर लावा आएगा तो उसका क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो विस्फोट भी क्या होगा, विस्फोट भी क्या होगा, भयंकर होगा। और अगर विस्फोट भयंकर होगा तो नुकसान भी क्या होगा, भयंकर होगा। तो इसमें आगे बात करते हैं केंद्रीय उद्गार में। केंद्रीय उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं उनको हम क्या है, उनकी जो तीव्रता के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। उनकी तीव्रता के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला है देखो पीलियन तुल्य, पीलियन, पहला है पीलियन तुल्य, पीलियन तुल्य। तो पीलियन तुल्य के बारे में पढ़ते हैं। पीलियन तुल्य इनका नाम क्यों पड़ा, इनका नाम किस आधार पर पड़ा भाई पीलियन तुल्य जो है, क्योंकि एक ज्वालामुखी है पीली ज्वालामुखी, और ये कहाँ पर है, मार्टिनिक द्वीप पर। पीली ज्वालामुखी कहाँ है, मार्टिनिक द्वीप पर। तो पीली ज्वालामुखी में जिस प्रकार का उद्गार हुआ था, यानी जो विस्फोट की जो ये कह सकते हैं कि तीव्रता जो थी, उसके आधार पर इसका नाम जो है ये अत्यधिक विनाशक था। ये पीली ज्वालामुखी कहाँ है, मार्टिनिक द्वीप पर। और मार्टिनिक द्वीप में आपको पता है 1902 में यहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ था, 1902 में भयंकर विस्फोट हुआ था। और आसपास में सेंट पेरी एक नगर है, यहाँ पे सेंट पेरी शहर है, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। तो पीलियन तुल्य जो ज्वालामुखी है ये क्या होते हैं, अत्यधिक विनाशक होते हैं, क्योंकि इनमें उद्गार की जो तीव्रता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होते हैं। और ऐसा उदाहरण कहाँ मिला था, जो पीली ज्वालामुखी है मार्टिनिक द्वीप पर, वहाँ पर जो विस्फोट हुआ था 1902 में, 1902 में। तो आसपास का जो सेंट पेरी नगर था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तो ये सबसे खतरनाक होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसके जैसे, इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा पीलियन ज्वालामुखी। और इसके जैसे अन्य जो ज्वालामुखी हैं वो है क्राकाटोआ, जो कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया हमारे एशिया महाद्वीप का देश, आप जानती हैं। हिबक और माउंट थार ये फिलीपींस में है। तो ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी हो गया। पीलियन तुल्य का मतलब क्या, मतलब पीलियन के जैसा, पीलियन के जैसा। मतलब पीली ज्वालामुखी में जब उद्गार हुआ था 1902 में, जो विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट की जो तीव्रता थी उसकी तीव्रता जैसे, ये सबसे खतरनाक है भाई, सबसे खतरनाक और विनाशक है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं विसुवियस तुल्य, विसुवियस तुल्य। इसमें क्या होती है, गैस की मात्रा अधिक होती है। और एक नेपल्स नगर इटली में क्या है, विसुवियस ज्वालामुखी है। इसमें जब जिस तीव्रता का उद्गार हुआ था, जिससे ये बोल सकते हैं तीव्रता का उद्गार हुआ था, उस उद्गार के आधार पर ही और जो नुकसान हुआ था उसके आकलन के आधार पर ही, मतलब इसके समान अन्य जो ज्वालामुखी है उनको हमने नाम दे दिया विसुवियस ज्वालामुखी। इसमें गैस की मात्रा अधिक होती है, तो गैस की मात्रा अधिक होगी तो विस्फोट जो है तीव्र होगा और ये संरचना बनाएगा। गैस की मात्रा अधिक होती है तो ये गैस आपको पता है इससे निकलेगी तीव्रता से, और कैसी संरचना बनाएगी, फूलगोभी की जैसी संरचना, फूलगोभी की जैसी संरचना बनाएगी। और फूलगोभी की जैसी संरचना बनाएगी तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है उसमें गैस से निकलती है और फूलगोभी की जैसी संरचना बनाती है। तो इसमें आपको राइट आंसर करना है विसुवियस। इसका अध्ययन जो है प्लिनी मोदी ने किया था, इसलिए इसको प्लिनियन तुल्य, प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहते हैं। नेक्स्ट है देखो अस्टाम्बोली तुल्य, अस्टाम्बोली तुल्य, यानी कि एक अस्टाम्बोली जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है, भूमध्य सागर में, इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर है ये अस्टाम्बोली ज्वालामुखी। इसमें जिस प्रकार का विस्फोट हुआ था, इरप्शन हुआ था, उस इरप्शन की जो तीव्रता थी उसके आधार पर इसका नाम क्या दिया गया, अस्टाम्बोली तुल्य। और इसको क्या कहा जाता है, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो इसमें राइट आंसर होगा अस्टाम्बोली तुल्य। नेक्स्ट बात करते हैं वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। तो वल्केनो तुल्य जो है लिपारी द्वीप इटली में है, और इस प्रकार का जो इसमें जिस तीव्रता का उद्गार हुआ था उसके आधार पर इसका नाम पड़ गया वल्केनो तुल्य। को ज़्यादा खास नहीं इसमें। अगला देखो हवाईयन तुल्य, ये क्या है, शांत उद्गार वाला। इसमें उद्गार जो होता है शांत होता है। और हवाई द्वीप मोनालोवा किलाविया, हवाई द्वीप पर जो ज्वालामुखी है मोनालोवा और किलाविया, इन पर जिस प्रकृति का उद्गार हुआ था उसके आधार पर जो अन्य ज्वालामुखी हैं, अगर सेम तीव्रता के वहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसका नाम दे देते हैं हवाईयन तुल्य। ध्यान रखना ये सबसे शांत होते हैं, शांत उद्गार वाले होते हैं। और सबसे जो खतरनाक, सबसे जो विस्फोटक थे, अत्यधिक विनाशक जो थे, वो मैंने आपको बताया था पीलियन तुल्य। अब ये 5 प्रकार हमने पढ़े, इनको एक याद करने की ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पीलो विष वाल से हरामी, पीलो विष वाल से हरामी, ये इसको याद करने की ट्रिक है। आपको इजी रहेगा याद करने में, एक बार याद हो जाएगी तो शायद आप कभी इनको बोलोगे भी नहीं। देखो यहाँ पे हो जाएगा पीलो से हो जाएगा पीलियन तुल्य। ध्यान रखना है ये सबसे ज़्यादा विनाशक होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा विनाशक होते हैं। फिर देखो विष से हो जाएगा विसुवियस, विष से विसुवियस हो जाएगा।
और से क्या हो जाएगा, स्ट्रोम्बोली हो जाएगा। और वाल से क्या हो जाएगा, वल्केनियन तुल्य। और है से क्या हो जाएगा, हवाईयन तुल्य। तो पांचों प्रकार जो है इस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हैं। ये हमने ज्वालामुखी के जो विस्फोट की जो तीव्रता है उसके आधार पर हमने 5 प्रकार पढ़े। ये देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज भी डाली है, पिलियन इरप्शन। इसमें आपको जैसे चित्र में देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है विस्फोट की जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में सबसे कम जो तीव्रता वाला है वो है हवाईयन तुल्य। ये तो आपको सबसे ज़्यादा वाला तो है पिलियन और सबसे कम वाला है हवाईयन। ये थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये क्या है, क्योंकि से उद्गार के बाद में जो संरचनाएं बनती हैं, ये आपको पता है ज्वालामुखी का मुख दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर। ये पूछा जाता है कि ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है, क्रेटर। और लंबे समय के बाद में ये जो क्रेटर जो है चौड़ा हो जाता है, चौड़ा होने के बाद में उसको हम बोल देते हैं काल्डेरा। ये हम पढ़ते हैं सेकेंडरी फॉर्म्स ऑफ वोल्केनोज, यानी द्वितीयक स्वरूप जो हैं या गौण स्वरूप जो हैं ज्वालामुखी के गौण स्वरूप उसमें। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर जब लंबा चौड़ा हो जाता है काफ़ी लंबे समय बाद में तो उसको काल्डेरा बोलते हैं। और यहाँ पर क्रेटर में आपको पता है बारिश का पानी भर जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं क्रेटर झील। क्या बोल सकते हैं, क्रेटर झील। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अब अगला है देखो ज्वालामुखी का प्रकार। ये प्रकार है उद्गार की अवधि के आधार पर, यानी एक्टिव ज्वालामुखी, डोरमेंट यानी कि सुसुप्त, और एग्जिंटी का मतलब होता है भाई शांत या मृत। एक्टिव ज्वालामुखी में क्या होता है, इनमें लगातार जो होता है उद्गार है, रुक रुक के उद्गार होता रहता है। डोरमेंट में क्या होता है, कभी कभी उद्गार होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, उद्गार होता है लेकिन ये बोल सकते हैं कि लंबे समय से शांत नहीं रहते। और ये जो मृत ज्वालामुखी जो होते हैं, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी जो होते हैं, लंबे समय से क्या होते हैं, शांत होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी जो है एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्सटिंक्ट है, यानी इसको बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। कौन सा मृत ज्वालामुखी है। तो एक्टिव ज्वालामुखी में देखो एटना है। एटना कहाँ का है भाई, एटना इटली का। एटना कहाँ का है, इटली का। ध्यान रखना, एटना कहाँ का है, इटली का। स्ट्रोम्बोली है, तो स्ट्रोम्बोली जो है ये भी कहाँ है, लिपारी द्वीप पर है, भूमध्य सागर के पास में लिपारी द्वीप पर है। कोटोपेक्सी जो है, कोटोपेक्सी है इक्वाडोर में। इक्वाडोर जो है कहाँ है, साउथ अमेरिका का देश है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसा भी पूछा जाता है कि विश्व का जो है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आपको आंसर देना कोटोपेक्सी। इसके अलावा माउंट इरेबस है जो अंटार्कटिका में है। पिनाटोबा जो है वो फिलीपींस में। पिनाटोबा कहाँ है, पिनाटोबा जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस में है। पिनाटोबा जो है। माउंट कैमरून जो है तंजानिया अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में देश है तंजानिया, वहाँ पर है। किलाऊ ज्वालामुखी जो है ये हवाई द्वीप यूएसए में है। बेरन द्वीप जो है अपने भारत का है, बेरन द्वीप मध्य अंडमान में है। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ पर है। अंडमान जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो अलग अलग उत्तरी दक्षिणी मध्य में बटा हुआ है। ये हम भारत की ज्योग्राफी में बात करेंगे। बेरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र, ये बहुत बार एसएससी और आरपीसी और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, रेलवे जैसे एग्जाम में, कि भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है भाई, ये अपना बेरन द्वीप। ये मध्य अंडमान पे है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। माउंट रेनियर ये वाशिंगटन में है यूएसए में। माउंट मेयोन ये भी फिलीपींस में है। तो ये कुछ जो है सक्रिय एग्जाम्पल्स, यानी जो एक्टिव वोल्केनोज है उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, याद रखने हैं। नेक्स्ट है डोरमेंट। इनमें कभी कभी उद्गार होता है लेकिन उद्गार होना बंद नहीं हुआ है, बस इस बात का। विसुवियस जो है, विसुवियस जो ज्वालामुखी है ये इटली में है। क्राकाटोआ जो है ये इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ जो है इंडोनेशिया में है। और ये फ्यूजियामा है, ये जापान में। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी में आपको पता है लंबे समय से ये शांत है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी जो ये स्थिति है ये बदलती रहती है भाई। ये कोई कहा नहीं जा सकता, इनका कोई एक तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता इनको, क्योंकि हो सकता है कि कब कौन सा जो है अपनी कैटेगरी चेंज कर ले। एक्टिव जो है डोरमेंट में जा सकता है, डोरमेंट एक्टिव में जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो लंबे समय से ये शांत हैं। कोई सुल्तान और देवबंद ईरान का है, पोपा म्यांमार का है, किलीमंजारो तंजानिया का है। नेक्स्ट नारकोंडम जो है ये अपने भारत का ही है। नारकोंडम नॉर्थ अंडमान का है, ध्यान रखना, नॉर्थ अंडमान। नैसे नारकोंडम, नैसे नॉर्थ। एकांकागुआ जो है अर्जेंटीना का है, यूएस। एकांकागुआ आपको पता है जो दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका जो है उसकी सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज। लंबी जो पर्वत श्रृंखला है एंडीज। उत्तरी अमेरिका की तो आपको पता है रॉकीज है, और दक्षिणी अमेरिका की है एंडीज। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी भी है कांकागुआ। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है सबसे ऊंचा पर्वत भी है।
तो ये कांकागुआ है। चिम्बारेजो कहाँ है? इक्वाडोर, यूएसए में। तो ये जो है उद्गार की अवधि के आधार पर इसको हमने 3 भागों में पढ़ा। ये एग्जाम्पल्स यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको फिर से एक जो है ज्वालामुखी का डायग्राम दिखा रखा है। एस का क्लाउड यानी कि जो राख है उसके बादल, वोल्केनिक बम, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पेरासिटिक कोन, ये पूछा जाता है सेकेंडरी फॉर्म्स में। क्या होता है? मैग्मा चेंबर जो होता है, यहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है तो ये जो अंदर की सतह है, यहाँ से जो है कच्ची अगर चट्टानी होंगी, यहाँ पे अगर कमज़ोर भाग होगा तो ये जो मैग्मा है इस कमज़ोर भाग को तोड़कर ऐसा हो सकता है कि यहाँ इस सतह पे भी क्या है, लावा के रूप में बाहर निकल आए। ये हो सकता है कि यहाँ पर भी जो है इस सतह पे भी, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पेरासिटिक कोन बोलते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि पेरासिटिक कोन क्या है। तो जब आपको पता है कि मैग्मा जो है पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर अलग अलग नलियों के रूप में सतह पर इस प्रकार से बाहर आता है, तो मुख्य नली के अलावा केंद्रीय नली के अलावा अगर इस प्रकार की नलिकाओं से बाहर आता है तो हम बोल सकते हैं पेरासिटिक कोन, यानी कि इनको एक तरीके से बोल सकते हैं परपोसी शंकु। हिंदी में बोलेंगे परपोसी शंकु। तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम डाला था। सेकेंडरी फॉर्मेशन ऑफ वोल्केनोज, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यानी ज्वालामुखी के जो गौण स्वरूप है, केंद्रीय उद्गार का जो ज्वालामुखी होगा, यानी कि जिसमें उद्गार जो है इसे नली के रूप में होगा, उसे अम्लीय शंकु इस प्रकार से बनेगा। अम्लीय शंकु में क्या होगा? SI2 की मात्रा ज़्यादा होगी, लावा गाढ़ा होगा, तो गाढ़ा होने के बाद में ये ज़्यादा दूर नहीं जाकर आपको पता है इसे पास में ही जम जाएगा, तो शंकु की ऊंचाई ज़्यादा होगी इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, और इस प्रकार के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं स्टम्बोली, क्राकाटोआ और रियूनियन। दूसरा है देखो अक्सारी लावा शंकु। इसमें क्या होता है? ये लावा जो होता है ये पतला होता है। कैसा होता है? पतला। और पतला जो होगा तो आपको पता है इसे लंबी दूरी तक जाएगा। अक्षैतिज वितरण इसका क्या होगा? अक्षैतिज वितरण ज़्यादा होगा। और किसका फॉर्मेशन होगा? पठार का फॉर्मेशन होगा। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है मोना लोआ, ये याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट है परपोषित शंकु। तो परपोषित शंकु की तो हमने बात कर ली थी। परपोषित शंकु की बात की थी कि भाई जो है मुख्य नली के अलावा जब जो है छोटे नलियों के रूप में इस प्रकार से लावा अगर बाहर निकलता है तो उसको हम बोल सकते हैं परपोषित शंकु। ये तो हमने बात की केंद्रीय उद्गार की। अब बात करते हैं दरारी उद्गार। मतलब जिस दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी है, लावा अगर दरार से बाहर निकलता है एक दरार के फॉर्मेशन में, तो उससे क्या क्या होता है? देखो, एक तो गीजर आपको पता है गर्म पानी, गीजर का यूज भी हम करते हैं गर्म पानी करने के लिए। तो ये क्या होते हैं? गर्म पानी के स्रोत होते हैं। गीजर क्या होते हैं? गर्म पानी के स्रोत होते हैं। भी गर्म पानी कहाँ से निकलेगा भाई? गर्म पानी जो है भूगर्भ के अंदर से निकलता है। और एक गीजर का जो एग्जाम्पल है ये पूछा जाता है ओल्ड फेथफुल गीजर। ये कहाँ पे है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है विश्व का पहला नेशनल पार्क है ये, और ये कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में, और सबसे बड़ा भी है। तो यहाँ जैसे मैंने एक डायग्राम डाल रखा है इस प्रकार से, हाई प्रेशर के साथ में जो है गर्म पानी निकलता है। ये गर्म पानी के स्रोत होते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। गीजर और ओल्ड फेथफुल जो गीजर है येलोस्टोन नेशनल पार्क में है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखना भाई। अगला है फ्यूमरोल्स। ये फ्यूमरोल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? इसमें क्या होती हैं? गैस से निकलती हैं। फ्यूमरोल्स क्या होते हैं? इनको धुआरे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धुआरे। और भूगर्भ से क्या होती है? बहुत विस्फोटक तरीके से क्या गैस बाहर निकलती हैं। और ऐसा एक एग्जाम्पल है द वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। ये अलास्का में है। अलास्का एक यूएसए का स्टेट्स है। एक एग्जाम्पल है सोलपातारा, जो कहाँ है? इटली में। इसको सोलपातारा क्यों कहा गया? कि इसमें सल्फर या गंधक की मात्रा जो है वो अधिक है, इसके कारण इसको क्या कहा हमने? सोलपातारा। तो इसमें एक आपको ये फ्यूमरोल्स है, इसका भी एक एग्जाम्पल, फ्यूमरोल्स का एग्जाम्पल भी ध्यान रखना। और एक गीजर का एग्जाम्पल जो येलोस्टोन नेशनल पार्क ओल्ड फेथफुल गीजर है, और द वैली ऑफ 10,000 ऑफ स्मोक्स, ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये आज का हमने ज्वालामुखी का जो है ज्वालामुखी के बारे में हमने जाना। तो आशा आपको निश्चित रूप से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा ये ज्वालामुखी के बारे में क्या है, बेसिक बातें हैं। इसके आगे हम बात करेंगे देखो भूकंप के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। यहाँ से ये फिजिकल जियोग्राफी की जो है मेन पार्ट्स हैं। फिजिकल जो जियोग्राफी हमारा जो भौतिक भूगोल है उसके क्या है? मेन पार्ट्स हैं। भूकंप है, प्लेट टेक्टोनिक है, हमारी अर्थ की जो है स्ट्रक्चर है, हमारी पृथ्वी के अंदर की क्या है स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये ज्वालामुखी आज हमने पढ़ लिया। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी मदद होगी। हाँ, तो अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपके लिए ऐसा बेहतर जो कंटेंट है वो मैं आपके लिए उपलब्ध कराऊंगा। और चैनल को जो है थोड़ा सपोर्ट करिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।